फिर बेस का करेंगे ऑब्वियसली सॉल्ट्स का, राइट है। पहले एसिड के इंडेक्स क्वेश्चन पे आओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसिड, ए पार्ट, और उसके बाद नेम द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो पहला पार्ट तो इजी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड, उसका हमें मतलब पता है। बी पार्ट का आंसर दो, नेम द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब एसिड को पानी में डालते हैं कौन सा पॉजिटिव आयन बनता है, क्विकली जल्दी जल्दी। सर हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। सी पार्ट का आंसर दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाते हैं, राइट है। सेकंड पार्ट, राइट द आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, की सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन बताओ। और फाइनली उसके अंदर क्या करना है आपको, उसका आयनाइजेशन समझाना है आपको प्रॉपर, की प्रॉपर आयनाइजेशन कैसे होता है, राइट है। तो उसका दो स्टेप में हम करके दिखा देंगे कि H2SO4 टूटता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, 2H पॉजिटिव बनेगा, जो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयन बनेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा। नेक्स्ट है, वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट, व्हाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ बताओ। सर अगर हम सर वाटर को एसिड के ऊपर डालेंगे तो सर एसिड स्प्लैश हो जाएगा और Which can हमें cause बर्न्स हो severe सकते burns, हैं। exactly, which can cause severe burns। तो आप बोलोगे water is never added to acid, this is because if we do so then the acid which will splash and may cause severe burns। क्या हो जाएंगे उससे, severe burns cause हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद define the term basicity of an acid, give the basicity of nitric acid, sulfuric acid and phosphoric acid। तो define तो हमें पता है, बस nitric acid की, sulfuric acid की और phosphoric acid की basicity बता दो कितनी कितनी होती है, तीनों की basicity बता दो कितनी होती है, nitric acid की, sulfuric acid की, phosphoric acid की। सर नाइट्रिक एसिड की 1, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड की 2 राइट और सर फॉस्फोरिक एसिड की 3। राइट है, तीनों की हमें आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहले ये बताओ इंडेक्स क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टार लगा लेना। ये स्कूल में आया हुआ है, ये स्कूल्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक एसिड गिव्स एन एसिड सॉल्ट बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट। कार्बोनिक एसिड क्या नाम है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाता। व्हाई इज इट सो, because carbonic acid in case of carbonic acid complete replacement of hydrogen ion does not take place। carbonic acid के केस में complete replacement hydrogen ion का नहीं होता, hence the type of salt formed is known as what, acidic salt। but in case of क्या नाम है hydrochloric acid, complete replacement of hydrogen ion takes place and hence a neutral salt is formed। कैसे salt बनेगा, neutral salt। ये 10th का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट कहता है dilute hydrochloric acid is stronger than highly concentrated acetic acid। मतलब आपने dilute HCl लिया है और concentrated acetic acid लिया है, फिर भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, बिकॉज डाइल्यूट हाइड्रो इवन इन डाइल्यूट कंडीशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड forms more number of hydronium ion which accounts for its higher acidic strength as compared to even concentrated form of acetic acid which is a weak acid। आ रही है बात समझ में, क्या वाला रीजन क्लियर है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन क्लियर है, यस और नो। यस सर। हाँ, अब मुझे 15 14 तक कोई भी डाउट है तो अपने आप पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऑलरेडी सब वो पढ़ाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जो हमने पढ़ा ना हो, जो पढ़ा है वही एक्सरसाइज के फॉर्म में पूछा जा रहा है। कोई डाउट है तो पूछो, वरना उसके बाद 3A बैक एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3A पे। सर 5 हाँ का ए, सर कौन 5 सा, का ए ऑक्सी एसिड क्या होगा। ऑक्सी एसिड्स मतलब दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। जैसे अगर याद हो तो मैंने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अगर आपको याद हो मैंने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं दोज एसिड्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जांपल क्या H2SO4 के अंदर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, क्या H2SO4 के अंदर ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यस यस और नो। सर। यस सर, तो ये ऑक्सी एसिड हो गया। क्या H3PO4 के अंदर ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यस सर, तो ये ऑक्सी एसिड हो गया। तो दोज एसिड्स which contain oxygen along with hydrogen are said to be oxy acids। कैसे एसिड्स बोलते हैं उनको, ऑक्सी एसिड, सिंपल सी बात है। और बोलो डाउट, और बोलो, और कौन सा डाउट है। सर और सर हाइड्रा एसिड। which contains only hydrogen, which contains only hydrogen, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। द ओनली एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा, कोई भी अलग अलग एलिमेंट नहीं होता, देयर मेन एलिमेंट इज ओनली हाइड्रोजन। HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, है ना, एंड सो ऑन। मतलब जिनके अंदर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नॉन मेटल आर सेड टू बी हाइड्रा एसिड्स, राइट है। और बोलो, और बोलो बेटा, और डाउट बोलो, और कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज 3 में आ जाओ, एक्सरसाइज 3 में आ जाओ सर सबसे ज्यादा। हाँ बेटा बोल। सर 14 का सी, नेम एन एसिड टू रिमूव इंक स्पॉट्स, इसका क्या होगा सर। देखो वैसे तो टेबल है, मैं आपको बताऊं उससे जस्ट पहले आपको टेबल भी गिवन है, आंसर होता है ऑक्सैलिक एसिड, बट बेटर है जहां पे आपने इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करा है
जहां से आपने इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करा है उसके जस्ट ऊपर आपको एक टेबल गिवन है। ये डे टू डे लाइफ में आपके बहुत काम आएगा, ये डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आएगा, तो बेटर है कि आप इसको रट लेना। जैसे मेन बात बताऊं, आई ड्रॉप डालिए कभी आंखों के अंदर, कभी आंखों में आई ड्रॉप्स डालिए, कोई सी भी खुद के डालिए या फिर घर में किसी के डालिए, उस पर देखना लिखा होता है बोरिक एसिड, उस पर क्या लिखा होता है बोरिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, दही में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ यूज में आते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस के बारे में, ये आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, इंक स्पॉट्स को हटा देता है, मतलब कपड़े पे अगर कभी इंक स्पॉट्स गिर जाए और आप ऑक्सैलिक एसिड को वॉश कर लो तो इंक स्पॉट्स हट जाते हैं। जनरली कंप्लीटली तो नहीं हटते, बट थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट हट जाते हैं, राइट है। तो एप्लीकेशन आप वहां से याद कर सकते हो, क्योंकि वो हर एसिड की अलग अलग एप्लीकेशन है। वो आपको एनडीएड याद ही करना पड़ेगा, उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये इस एसिड की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 3A में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन एग्जांपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्कली, तो दो डिफाइन है। पहला तो ये आप बोल सकते हो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, और दूसरी डिफाइन आप क्या बोल सकते हो, एन एल्कली इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स OH negative ion as the only negatively charged ion, OH negative ion as the only negatively charged ion is said to be alkali, right है। और आपसे बोला स्ट्रॉन्ग एल्कली बताओ, वीक एल्कली बताओ, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे सिलेबस में कितने हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे सिलेबस में कितने हैं, स्ट्रॉन्ग 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 कितने हैं सर 2। कौन कौन से, सर KOH एंड NOH। NaOH और वीक एसिड, इसके अलावा वीक एल्कली इसके अलावा सारे हो जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड सो ऑन, और बहुत भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड भी तुम कर लोगे मुझे पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्कली एंड अ बेस, एल्कली और बेस में क्या फर्क होता है, एल्कली इज वाटर सॉल्युबल, बेस इज वाटर इनसॉल्युबल। सेकंड के बी पार्ट में कहता है द केमिकल नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, क्या डिफरेंस है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl में और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया और HCl का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इनके अंदर क्या डिफरेंस होगा, कौन से आयन्स होंगे जो अलग होंगे। HCl के अंदर आयन होगा हाइड्रोनियम और अमोनिया के अंदर कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्साइड, यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई। HCl के एक्वस सॉल्यूशन में यस सर। हाइड्रोनियम आयन होगा और अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है नेम द आयन्स फर्निश्ड बाय, नेम द आयन्स फर्निश्ड बाय, पहला कैसा है बेस इन अ सॉल्यूशन, मतलब बेस को सॉल्यूशन में डालो तो कौन सा आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और एसिड को डालोगे तो कौन सा बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। फोर्थ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं करके बोल रहा हूँ, आंसर देते चलना। एग्जांपल बताने आपको हर एक केस के। A basic oxide which is soluble in water, a basic oxide which is soluble in water, एक ऑक्साइड का नाम बताने जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, which is soluble in water। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ऑक्साइड पूछ रहा हूँ मैं, ये तो बोल रहा हूँ मुझे पता था तुम पक्का गलती करोगे, मैं पूछ रहा हूँ ऑक्साइड का नाम बताओ जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्साइड का नाम, उस ऑक्साइड का नाम, नेम द ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, आपको ऑक्साइड का नाम बताना है, आपको हाइड्रोक्साइड नहीं बतानी है। नेम द ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जिस ऑक्साइड को हम पानी में डालें तो वो घुल जाए। तो आंसर तो तुम इनडायरेक्ट वाला बता रहे हो, मैं डायरेक्ट वाला पूछ रहा हूँ, आप मुझे इनडायरेक्ट बता रहे हो कि हाँ ये बनता है, बट किसको डालने से पानी में बनता है, पानी में क्या डालने से बनता है, ट्राई करो, ट्राई कर बेटा, गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ट्राई तो कर। ऑक्साइड बतानी है बेटा, ऑक्साइड बतानी है, एक ऐसी ऑक्साइड बतानी है जिसको पानी में डालो तो वो सॉल्युबल हो। हमें पता है जो ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। लेकिन ये एल्कली किसको डिसॉल्व करने से बनती है, जैसे अगर मैं पूछूं सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में क्या डिसॉल्व करने से बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में क्या डिसॉल्व करने से बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में क्या डिसॉल्व करने से बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आधी बात समझ में, सोडियम ऑक्साइड को, पोटेशियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगी। और ये बात समझ में, तो क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि हाइड्रोक्साइड का नाम बताओ, आपसे बोल रहा है आप बेसिक ऑक्साइड का नाम बताओ, ऑक्साइड बतानी है, ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल हो। क्या डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों बातों में, जो आपने आंसर फ्रेम करा जो मैंने बताया, डिफरेंस क्लियर हो रहा है, यस और नो, डिफरेंस आया समझ में। तो मतलब सर मतलब पोटेशियम ऑक्साइड भी एल्कली होगा। बिल्कुल। अरे क्यों पोटेशियम, मेरे बेटे पोटेशियम ऑक्साइड एल्कली नहीं है, देख कंफ्यूज कर रहा है तू। ये रहा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये बेस का प्रिपरेशन मेथड है। अगर चीजें याद करी हैं तो ये बेस का प्रिपरेशन मेथड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको भी पानी में डाला, इक्वेशन कंप्लीट करो क्या बनेगा, इक्वेशन कंप्लीट करो क्या बनेगा, तीनों इक्वेशन कंप्लीट करो। और सर बेस के फर्स्ट प्रिपरेशन वाले में मेथड में, फर्स्ट वाले में, NaOH। हाँ सर सेकंड वाले में KOH। हाँ जल्दी जल्दी, एंड सर थर्ड वाले में CaOH। होल ट्वाइस, राइट है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन ऑक्साइड के नाम बताओ जो पानी में घुल जाते हैं। तो बेटा ये डिसॉल्व होती हैं, ये ऑक्साइड पानी में घुल जाती हैं, लेकिन एल्कली ये होंगे। घुलने के बाद जो बनता है उनको बोलते हैं हम लोग एल्कली, समझ रहे हो बात को। तो
एक्चुअल में दीज आर नॉट एल्कलीज, इनका सॉल्यूशन एल्कलाइन कहलाता है, इनका सॉल्यूशन एल्कलाइन कहलाता है, बट दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ रही है? कहने को आप इनको भी एल्कली बोल सकते हो बिकॉज दीज आर वाटर सॉल्युबल, बट पहले ये बात क्लियर है कि आपको क्वेश्चन क्या पुट अप करा गया कि उन ऑक्साइड का नाम बताओ जो पानी में घुल जाती है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? अब मतलब क्लियर है? यस सर। हाँ, अब सेकंड का आंसर दो, फिर अनम्यूट रखो, आपने आंसर देना है सारे। हाइड्रोक्साइड व्हिच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल है। अब हाइड्रोक्साइड बतानी है, डिफरेंस समझो, अभी ऑक्साइड पूछी थी, अब हाइड्रोक्साइड बतानी है व्हिच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्साइड व्हिच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सामने ही आंसर है बोर्ड पे, सब कुछ सामने है। हाइड्रोक्साइड व्हिच सर इज हाईली सॉल्युबल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई भी बोल देंगे, ठीक है। थर्ड है अब बेसिक ऑक्साइड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब उसने कहा कि ऐसी कोई सी भी एक बेसिक ऑक्साइड बताओ जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो हम इन तीनों के अलावा कोई भी बता सकते हैं, कोई सी भी बता दो। अब बेसिक ऑक्साइड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं सर होती। लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड हो गई, और कौन सी हो गई? कॉपर ऑक्साइड हो गई, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये बेस तो है, ये बेस तो है, बट क्या ये एल्कली है? क्या ये एल्कली है? नो सर, ये एल्कली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। एक ऐसी हाइड्रोक्साइड बताओ जो सॉल्युबल है, हाईली नहीं है, बस सॉल्युबल है, वो भी आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल नहीं बोले, सर बस soluble। कैल्शियम। बस कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, अब वीक मिनरल एसिड, ऐसा मिनरल एसिड बताना है जो वीक है, क्योंकि जनरली मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक ऐसा मिनरल एसिड बताना है जो वीक है। और हमारे सिलेबस में वो इकलौता मिनरल एसिड है जिसमें कार्बन भी होता है, ये भी मैं हिंट दे दूं, वो इकलौता मिनरल एसिड है हमारे सिलेबस में जिसमें कार्बन भी होता है। तो व्हाट सर शुड, कार्बोनिक एसिड। एग्जैक्टली कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो नाम भी लिख दोगे, फॉर्मुला भी लिख दोगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बोलते हैं, अब बेस विच इज नॉट एन एल्कली, एक ऐसा बेस बताओ जो एल्कली नहीं है, वो भी बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जो मतलब क्या है बाय नेचर, वैसे ऐसे लेड ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, उसका रीजन है मैं आगे चलकर बताऊंगा, कि जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ऐसी ऑक्साइड बताओ जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, लेड ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेड ऑक्साइड आगे चलकर आपको पता चलेगा वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या भी सीख जाओगे, अभी बिगनर हो, सीख जाओगे, है ना। जी पार्ट में कहते हैं एन ऑक्साइड विच इज अ बेस, एक ऐसी ऑक्साइड बताओ जो बेस है, एक ऐसी ऑक्साइड बताओ जो बेस है, तो ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये सारी बेस ही तो है। और लास्ट कहता है अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट एसिड, बताओ कोई सा भी ऐसा कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस मुझे बताओ जो एसिड नहीं है, जो एसिड नहीं है। बहुत एग्जांपल है, बायो में भी पढ़ाया जाता है, वो बायो में भी पढ़ा जाता है, उसके पास हाइड्रोजन तो है बट वो एसिड नहीं है, क्या होगा आंसर? सर ग्लूकोज। एग्जैक्टली ग्लूकोज, राइट है, बहुत बढ़िया, टू गुड। आगे बढ़ते हैं, अ बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल आयन, एक ही है सिलेबस में, अ बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल आयन, एक ऐसा बेस जिसके पास मेटल आयन नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, मजे की बात ये है, एक ऐसा बेस जिसके अंदर मेटल का आयन आता ही नहीं, उसमें मेटल का नाम नहीं आएगा, ट्राई करो, उसके अंदर मेटल का नाम नहीं आता, ट्राई कर बेटा, ट्राई कर। एनी गेसेस? नहीं आ रहा तो बता दो सर नहीं आता, टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, नहीं आता तो सिंपली बोलो सर सर नो। नहीं आ रहा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बेस है? अनम्यूट करके बोलो, क्या ये बेस है? यस और नो, क्या ये बेस है? यस यस सर। सर। बट क्या इसमें मेटल आयन आ रहा है? नो सर। तो कौन सा हो गया हमारा? बेस विदाउट अ मेटल आयन, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में 7 में कोई डाउट है पूछो, 5 में 6 में 7 में कोई डाउट है पूछो, अनम्यूट ही कर ले बेटा, अनम्यूट ही कर ले, अनम्यूट ही कर ले, कोई फायदा नहीं है क्योंकि बार बार तुझे आंसर देने। 5 में 6 में 7 में 8 में कोई डाउट है बोलो। करे हैं क्वेश्चंस, नहीं करे? उत्कर्ष बी ऑनेस्ट, करे हैं नहीं करे हैं? यस सर करें। हाँ तो बताओ, किसी में डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। सर सिक्स वाला। 6 वाला बताना है, 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 says HCl, HNO3, ethanol, glucose all contain hydrogen but only HCl and nitric acid show acidic character, ये वाला, यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन ना। यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप बोलोगे HCl, HNO3, इथेनॉल और ग्लूकोज गिवन है, 4 सब्सटेंसेस का नाम गिवन है, HCl, निट्रिक एसिड, HNO3, इथेनॉल C2H5OH और लास्ट है ग्लूकोज। कह रहा है सबके अंदर ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस ये दोनों एसिड है, ये दोनों एसिड नहीं है। वाई सो? क्योंकि आप बोलोगे बिकॉज when these two are dissolved in water they do not furnish hydronium ion, when these two are dissolved in water, जब इन दोनों को पानी में डालेंगे तो पानी डालने पर ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते, क्योंकि एसिड होने की कंडीशन ही क्या है कि जिसको पानी में डाला जाए और वो हाइड्रोनियम आयन बना ले, सिर्फ वो ही एसिड कहलाता है। बिकॉज when these two are dissolved in water they do not furnish hydronium ion, hence these two are not acids। और इसके बेस पे आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो
कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर नॉट एसिड्स। हर वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होगा जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। बात आ रही है समझ में? यस और नो? क्या ये फैक्टर क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर नॉट एसिड। तो आपको ऐसा लगे ये हाइड्रोजन है एसिड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एसिड होते हैं जिनको पानी में डालने पर हाइड्रोनियम आयन भी बनना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन बनना एज अ क्राइटेरिया। हाइड्रोजन होना क्राइटेरिया नहीं है, हाइड्रोजन को रिलीज करना क्राइटेरिया है। राइट है? और डाउट बोलो, और बोलो डाउट बच्चे, और डाउट बोलो, और कहाँ डाउट है पूछो। सर हाँ, सर ये वाला क्वेश्चन, इज PbO2 a base or not? इज PbO2 अ बेस और नॉट? आंसर नो है। आंसर नो है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं रीजन ऐसा क्यों। आपका होमवर्क ही है आपको पता लगाने की ऐसा क्यों। या ठीक है, PbO2 बेस तो है, बट एक्चुअल में इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट इज नॉट एक्चुअली अ बेस, इट इज एन एसिड एज वेल। इसको सर्किल कर लो, इसका रीजन आगे चलकर पता चलेगा कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। जिंक की ऑक्साइड हो गई, लेड की ऑक्साइड हो गई, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है अभी नहीं, थोड़े टाइम आगे आएगा तब ये बात क्लियर हो जाएगी। इसको सर्किल कर दो और बोलो। अच्छा, सी का आंसर बताओ, सेवंथ की सी का आंसर बताओ। डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव हाइड्रोजन आयन? एक्सप्लेन व्हाई दे आर बेसिक बाय टेकिंग एन एग्जांपल। क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं कि नहीं? और इसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना है। बताओ क्या आंसर लिखा है, यस और नो? सर कौन सा क्वेश्चन है? सेवेंथ का सी, सेवेंथ का सी। डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयन? डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयन? एक्सप्लेन व्हाई दे आर बेसिक बाय टेकिंग एन एग्जांपल। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? बोल बेटा। क्या बेस के अंदर H पॉजिटिव क्या लिखा है? आंसर कुछ तो लिखा होगा ना? क्या आंसर नहीं लिखा? आता नहीं है? सेवेंथ का सी। सर बुक में ये क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं मिला। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है बुक में? सेवेंथ क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ। वो वही जो जस्ट अभी तुमने पूछा था उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? जो PbO2 वाला पूछा है, PbO2 के जस्ट नीचे क्या पार्ट लिखा हुआ है? PbO2 के जस्ट बाद कोई सी पार्ट है कि नहीं है? यस और नो? नो है बेटा सर। कि नहीं? नहीं है तो चलो ठीक है, स्किप करो। उसके बाद बोलो और कोई डाउट है तो आगे बढ़ो, और कोई डाउट है तो पूछो। और बोलो बेटा, आगे और बोलो। सर ये सर ये क्वेश्चन है, द स्किन हैज and needs natural oils. Why द is स्किन it हैज एंड नीड्स advisable नेचुरल, to व्हाई इज इट wear एडवाइजेबल टू gloves? वेयर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद अ स्ट्रांग एल्कली? समझो इस बात को। कह रहे हैं हमारे स्किन में नेचुरल ऑयल होते हैं जो हमारे स्किन के लिए जरूरी भी है। जैसे आप में से अगर अगर आपने ऑब्जर्व करा ऐसा कि स्किन कई बार ऑयली हो जाती है, खास करके आपका जो नाक वाला सरफेस होता है वो बहुत जल्दी ऑयली होता है। कैसा ऑब्जर्व करा है? फोरहेड बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, नाक बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, मतलब उसके बाद चिपचिपापन फील होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? करा ही होगा, बहुत कॉमन बात है। कभी ऐसा Yes एक्सपीरियंस sir. करा है? यस सर। तो कह रहे हैं हमारी स्किन जो होती है कंटिन्यूअसली ऑयल सिक्रीट करती है, और ये ऑयल हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये जो ऑयल है ये हमारे स्किन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो कह रहा है कि जब आप उसके साथ काम करते हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ लैब में काम करते हो, तो एडवाइजेबल क्यों है कि ग्लव्स पहने जाएं? उसका रीजन है बिकॉज एल्कलीज जो होते हैं वो हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट में आने पर एक तरीके से सोप बना लेते हैं। तमीज से बात को सुनना। एल्कलीज जो होते हैं हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने पर सोप बना लेते हैं, या फिर दे वॉश अवे द ऑयल फ्रॉम आवर स्किन। आई अगेन रिपीट, हमारे स्किन के ऊपर जो ऑयल प्रेजेंट होता है, अगर एल्कली उस ऑयल के कांटेक्ट में आता है तो एक तरीके से सोपी सब्सटेंस बना लेता है। सोप के अंदर भी वही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंड द ऑयल इजीली गेट वॉश्ड अवे। ऑयल क्या हो जाता है? वॉश अवे हो जाता है। और ऑयल अगर वॉश अवे हो गया तो बैक्टीरिया कैन इजीली अटैक आवर स्किन व्हिच कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस। आ रही बात समझ में? हेंस इट इज एडवाइजेबल टू वियर ग्लव्स इन लैब व्हाइल वर्किंग विद एल्कलीज। जब भी आप एल्कली के साथ काम करो, आप हाथ से एल्कली उठा रहे हो तो बेटर है आप क्या करो कि ग्लव्स पहन लो, क्योंकि अगर आपके हाथ के ऊपर एल्कली लग गया वो सारा ऑयल वॉश अवे हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया आपके स्किन को अटैक कर पाएगा और आपको डिजीज कॉज कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बट ये बात जरूरी है कि अगर आप कभी लैब में जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बात बहुत जरूरी है। राइट है? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, मैं जनरली बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, बस आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो और पूछो, और पूछो। पीएच वाले क्वेश्चन सारे कर लिए, पीएच वाले सारे क्वेश्चन हो गए। देखो पूछो, कोई दिक्कत है तो बोल बेटा, बोल। कोई डाउट है तो बोल। कोई डाउट नहीं है? पूरी एक्सरसाइज कवर्ड अप? कोई डाउट नहीं है? उत्कर्ष? सर बता रहा हूँ अभी। हाँ, देखो देखो देखो, पूछो। सर सर ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसिडिक रेंज एंड alkaline range in the pH scale? कहाँ दे रखा है? एक मिनट चेक कर लूँ। व्हाट इज द एसिडिक रेंज एंड एल्कलाइन रेंज इन द पीएच स्केल?
वैसे तो मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा कौन सा है, बट फिर भी वैसे बिना देखे ही बता सकते हैं। एल्कलाइन रेंज कितनी है और एसिडिक रेंज कितनी है, तो सोचो जरा। 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 पे तो न्यूट्रल होता है। अब 1 से लेकर 6 तक, या फिर एक 7 पे तो एग्जैक्ट न्यूट्रल है, तो हम 7 तो नहीं बोल सकते, बट 1 से लेकर 6 तक एसिड होता है। रेंज पूछा है, रेंज, तो 1 से लेकर 6 तक तो एसिड होता है, 7 हो गया न्यूट्रल, और 8 से लेकर 14 तक कितना होता है, एल्कलाइन होता है। तो रेंज ही तो पूछा है, रेंज हमें बतानी है, रेंज हमारी हो गई कि 1 to 6 इज एसिड, 7 इज न्यूट्रल एंड 8 to 14 इज एल्कलाइन, राइट है। और पूछो, और पूछो, और पूछो बेटा, और पूछो। सर ये क्वेश्चन है, हाउ डज टूथ एनेमल गेट डैमेज, व्हाट शुड बी हाँ, डन टू प्रिवेंट इट? आप समझो, कहते हैं बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें सिखाया जाता था कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते कहना मानना बंद कर देते हैं, बट उनको रीजन नहीं पता होता कि बचपन में जो हैबिट्स आपको हेल्दी हैबिट्स बताई जाती है उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। होता क्या है, आपने कुछ भी शुगरी सब्सटेंस खाया, आपने चॉकलेट खाई, आपने दही खाई रात को, इनफैक्ट कुछ भी आपने खाया मीठा सब्सटेंस, मीठा सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट है। तो आपके दांतों के ऊपर फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा आपके दांतों के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब होगा कि आप रात भर सो गए ऑलमोस्ट 10 घंटे के लिए, इंसान मतलब खाना खाने के बाद और अगले दिन ब्रेकफास्ट करने से पहले 10 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होती है, या फिर आपके ब्रश करने से लेकर सोने के बीच में, या फिर जितना भी टाइम ड्यूरेशन, 8 घंटे का तो मिनिमम टाइम गैप होता ही है, 8 घंटे लग जाते हैं। तो उतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर के ऊपर फीड कर कर एसिड प्रोड्यूस करता है। तमीज से बात को समझना, जो शुगर सब्सटेंस हमारे दांतों पे लग गया है उसके ऊपर बैक्टीरिया फीड करके क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। दैट एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेइंग द एनामल। वो क्या करेगा, आपके एनामल को एसिड डिग्रेड करता जाएगा। एक दिन में प्रोसेस नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, हफ्ते भर का टाइम, 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम, महीने भर का भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना शुगर कंज्यूम करते हो। और वो अल्टीमेटली एसिड आपके एनामल को डिके करेगा, फिर आपके डेंटाइन को डिके करेगा और आपकी पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा, जिसको बोलते हैं कि दांतों में कैविटी हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं ना। और फिर अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाएगा, आपकी पल्प कैविटी में। वो पल्प कैविटी में पहुंचेगा, फिर आपकी वो नर्व्स के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगा, तो आपको बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाएगा दांतों के अंदर। फिर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट बोलेगा आपके दांत में कैविटी हो गई। कैविटी का मतलब क्या है, छेद हो गया है, बैक्टीरिया पल्प कैविटी तक पहुंच पा रहा है, इस वजह से आपको रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। अपने फादर से पूछना, मदर से पूछना, इनफैक्ट भैया को भी पता होगा कि रूट कैनाल का मतलब क्या होता है, कि दांतों में जब कैविटी हो गई तो आर्टिफिशियल सीमेंट फिल कर देते हैं ताकि वो कैविटी बंद हो जाए, और वो बैक्टीरिया फिर हमारी नर्व्स को या फिर हमारे पल्प को फर्दर डैमेज कॉज ना कर सके। तो वाई इट इज एडवाइजेबल, क्या नाम है, टू प्रिवेंट, टू वॉश या फिर स्विvel योर माउथ बिफोर स्लीपिंग, बिकॉज इन केस आफ्टर कंज्यूमिंग शुगरी डाइट the bacteria feeds on the sugar and converts it into acid which degrades the enamel and ultimately causes tooth cavities और dental caries भी उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में। तो बेटर है जो कभी भी आप डाइट कंज्यूम करो, कुछ भी खाओ, या तो उसको स्विvel करके गल्ट डाउन कर जाओ, या फिर बाहर स्पिट आउट कर दो, या फिर ब्रश कर लो। हर बार ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता, तो बेहतर तरीका होता है आप अपने मुंह के अंदर पानी भरो, बहुत स्ट्रांगली स्विvel करो, उसको गट डाउन कर जाओ, या फिर आप उसको स्पिट आउट हर जगह नहीं कर सकते, हर जगह वॉश बेसिन नहीं होता, और पब्लिक प्लेसेस में स्पिट करना इज नॉट गुड हैबिट, है ना। तो उसको आप गट डाउन कर सकते हो, आपकी ओरल कैविटी का सब्सटेंस है, आपको कोई भी डैमेज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, और बोलो, और बोलो, और कोई डाउट है तो बेटा और बोलो। सर और नहीं है। ये वाली एक्सरसाइज में पूरा खत्म, उसके बाद आ जाओ सॉल्ट वाली एक्सरसाइज में। सॉल्ट वाली एक्सरसाइज में आ जाओ, फिर एक्सरसाइज 3B में आ जाओ, एक्सरसाइज 3B में, 3B में डाउट बोलो, 3B में डाउट पूछो, कोई डाउट है तो। 3B में कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है पूछोगे, क्वेश्चन जितने हैं जनरली जो हमने डिस्कस करे हैं, बोलो। सर क्वेश्चन है, हाउ डिस्क्राइब ग्रेविंग ऑल, सही कौन वाला सा? नहीं। सर नेम अ सॉल्ट प्रिपेयर बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कोई सा भी एक सॉल्ट सर बनाना है, इसमें क्या लगेंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने बोला था ना कि आपको कॉम्बिनेशन वाला एक एक पूरा स्क्रीन शेयरिंग मैंने करी थी, एक टेबल गिवन है, जरा वापस से फ्लैशबैक में आओ, जहाँ पे सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड है, वहाँ पे एक टेबल दे रखा है जो हमने प्रिपेयर करा था। याद करो जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर आपकी टेबल की हेल्प से पढ़ाया था कि ऐसे सॉल्ट जिनको हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, जैसे कि फेरस क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, उसमें गिवन है फेरस क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, मिल गया। मेथड कौन कौन से हैं, और कैसे बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड से, और डिस्प्लेसमेंट मेथड से, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। डायरेक्ट सिंथेसिस से कौन सा बन रहा है, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड। तो टेबल तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, मेरा काम था सिर्फ समझाना, रीजन हमने लॉजिक सारे समझ लिए थे, मेमोराइज तो आपको करना पड़ेगा। और बोलो, और बोलो बेटा। नेम अ chloride which is insoluble in cold water but dissolved in
हॉट वाटर। लेड क्लोराइड हो गई कॉमनली। लेड क्लोराइड कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, बट हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन समझाने के लिए अगर मुझे लग रहा है तो मतलब ये पता कैसे चलता? ये मैं बता दूंगा, उसके लिए भी वो बात है, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये टेबल भी मैंने बोला था कि एक बार पढ़ लेना, बट तुमने मतलब चीजें पढ़ी नहीं। सी सेक्शन में आओ, 3C सेक्शन में आओ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में आओ, आ गए? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में आओ, आ गए? मिल गया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में एक यस टेबल सर। गिवन है, टेबल 3.1 मिला। एक में कॉलम में सॉल्ट लिखा है और ऑपोजिट साइड पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है। मिल गया वो टेबल? यस सर। अब उसमें एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ो। सारे पॉइंट्स के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा है? ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम सोडियम पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर। ये बात तो हमें पता ही है। सोडियम का, पोटेशियम का और अमोनिया के सारे कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, तभी वो एल्कली बनाते हैं। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है। सेकंड पॉइंट पर आओ, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। कोई भी नाइट्रेट हो, कोई भी किसी भी मेटल का नाइट्रेट हो या फिर अमोनियम का भी नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये मेमोराइज करनी पड़ेंगी बातें। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सारी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाटर सॉल्युबल होती हैं, बट एक्सेप्शन में गिवन है मर्क्यूलर क्लोराइड, AgCl, PbCl2। ये सारे कोल्ड वाटर में तो, हॉट वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, बट कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल है लेड क्लोराइड, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आएगा कि लेड क्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो व्हाइट कलर का चॉकी पाउडर बना लेता है, चौक जैसा पाउडर बना लेता है, राइट। उसके बाद गिवन है ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। सारे सल्फेट पानी में घुल जाते हैं, बस किनको छोड़कर एक्सेप्शन गिवन है, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये एक्सेप्शन हो गए। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं ऑल कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड एंड फॉस्फेट्स आर इनसॉल्युबल। ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, बस किसको छोड़कर? अमोनियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, सिर्फ इनके ही सॉल्युबल होंगे, बाकी इनसॉल्युबल होंगे। अब आ गई बात समझ में कि कैसे पता चलता है? अब आ गया समझ में? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये आपको मेमोराइज रखने पड़ेंगे और ये आपको लैब में भी काम करेंगे। और बताओ। तो लेड क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। उसके पीछे रीजन भी होते हैं जो 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, बट अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना। और बोलो, और डाउट बोलो मेरा बेटा, और डाउट बोलो, और पूछो। सर एक क्वेश्चन है, if 1 mole of a strong acid reacts with 1 mole of a अभी नहीं strong करना, base, काट दो काट दो काट दो काट the दो। अभी काट दो काट दो काट दो, बिल्कुल काट दो। जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैसे इतनी बात काफी है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो इतनी बात काफी है कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्योंकि ये रिलेशन मैंने आपको लिखवा दिया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्योंकि जब इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वो न्यूट्रल होगा नेचर में, मतलब उसकी pH 7 आएगी, है ना। तो ज्यादा डेप्थ में तो अभी नहीं जाएंगे, बट इतनी बात आप जान सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ठीक है। और बोलो डाउट। वैसे ये बात क्वेश्चन एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मोल वर्ड का इस्तेमाल हो गया, तो स्ट्रॉन्गली आप वहां पे क्लियर आउट इसको समझ पाओगे। और डाउट बोलो, बोलो बेटा। हेलो। पूछो 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 उत्कर्ष, बच्चे और डाउट पूछो। हेलो हेलो। हाँ। sir, sir, a salt whose solubility increases with temperature. टेम्परेचर सर बढ़ाने इसका के क्या साथ होगा? साथ जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़े, तो इसमें एग्जांपल आप बोल सकते हो ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये क्वेश्चन थोड़े इररेलेवेंट है, उसका रीजन है जस्ट पैरेलल में देखो 3C जहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 3C सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में 10th का क्वेश्चन है नहीं, 9th स्टैंडर्ड का है। जहाँ सॉल्ट के लिए ग्राफ बनते थे, ग्राफ गिवन है, दिख गया उसके अंदर ग्राफ? ग्राफ दिख गया। और बहुत से एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, जैसे पोटेशियम क्लोरेट हो गया और आपका ग्लोबल सॉल्ट हो गया। उनकी एक टेम्परेचर तक सॉलिबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब वो ज्यादा डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर। तो ग्राफ आप रटो मत, ये वाला क्वेश्चन अभी इसको भी सर्किल कर लो, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन की नीड है तब मैं आपको बोलूंगा। ऐसे क्वेश्चन मेमोराइजेशन पावर के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे वो ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, बहुत से एग्जाम्पल है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बहुत से ऐसे सॉल्ट है जिनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। बट ये आपसे बोर्ड में नहीं आता, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है ये सब। जब मुझे लगेगा नीड है आपको ये सब बातें मेमोराइज करवाने की, तब मैं बता दूंगा। अभी आपको फिर पहले सिर्फ बेसिक सॉल्ट सेक्शन के बारे में चीजें कवर अप करनी है, क्योंकि तो रटने वाला पार्ट है। अभी आप इतने छोटे बच्चे हो कि आपको ये चीजें रटनी पड़ेंगी। ऑल दो इनके पीछे भी लॉजिक है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉलिबिलिटी क्यों बढ़ती है, बट अभी आप इतनी चीजों को समझ नहीं पाओगे, तो ये आपको रटना पड़ेगा। और अभी रटना नहीं है, अभी चीज समझने वाला कंसेप्ट पे पहले फोकस करना है, राइट। और बोलो।
और पूछो। क्वेश्चन 17 कर लिया, क्वेश्चन 17 करा, 17 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे क्वेश्चन रेलेवेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आर मोर रेलेवेंट कंपैरेटिवली। 17 हो गया। हेलो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कैल्शियम हाइड्रोजन क्वेश्चन क्या है? फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट है आपसे ये पूछा जा रहा है, कैसा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक, बेसिक या फिर नॉर्मल, कैसा सॉल्ट है ये, कैसा सॉल्ट है बताओ। CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक, बेसिक या फिर नॉर्मल। Ca एसिडिक। एग्जैक्टली कैसे पता चला, क्योंकि सर ये फॉस्फोरिक एसिड से बना होगा और फॉस्फोरिक एसिड के सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं हुए हैं, और मैंने आपको सीधा ट्रिक बता रखी है, अगर आपको सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन नजर आए तो एसिडिक सॉल्ट होगा, अगर आपको सॉल्ट के अंदर हाइड्रोक्साइड नजर आए तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, और ना ही H नजर आए ना ही OH नजर आए तो पक्की बात है वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्ट हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। ऐसे भी हम बता सकते हैं। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, और आगे आपसे पूछता है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ a named acid and a named alkali, एक नेम्ड एसिड और नेम्ड एल्कली की रिएक्शन बतानी है। ये पार्ट तो सिंपल है। और देखो अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो। सर और कोई तो नहीं है। हाँ बेटा और कोई डाउट नहीं है, इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है, बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो सॉल्ट्स में आ जाओ। 3C यस है सर। हमारी लास्ट एक्सरसाइज, गुड। 3C हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद बैक एक्सरसाइज है। बैक एक्सरसाइज तो आज मिसलेनियस तो नहीं करेंगे, मिसलेनियस तो नहीं करेंगे क्योंकि वो सीधा 10 ईयर्स के ऊपर बेस्ड है। पहले मैं 10 ईयर्स शेयर करूंगा। मैं 3C एक्सरसाइज के अंदर पहले डाउट बोलो। कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स विद एग्जांपल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। पता है ये सब बातें 10 9th की भी है, 10th की भी, फिर भी डाउट है, जो भी पूछना है पूछो। वट एवर इज योर डाउट यू कैन आस्क, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। 3C एक्सरसाइज में बच्चे कोई भी डाउट है पूछो। सर एक ये क्वेश्चन है, नेम अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टू व्हाइट। कह रहा है ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जो कॉपर सल्फेट के ब्रू क्रिस्टल्स को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर खींच ले। क्या बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो दूसरों के अंदर से वाटर को बाहर खींच लेते हैं, जो दूसरों के अंदर से वाटर को बाहर खींच लेते हैं। व्हाट आर दो सब्सटेंसेस कॉल्ड। चैप्टर के लास्ट में 5 सब्सटेंसेस पढ़ाए थे ना, क्या बोलते हैं सर सब्सटेंसेस को। डिहाइड्रेटिंग बस एजेंट। बात खत्म। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल दे दो आप, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है और बोलो, और बोलो। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन तो डिफाइन बेस्ड हैं, जैसे डिफाइन इफ्लोरोसेंस, डिफाइन डेलिकोसेंस, ये डिफाइन बेस्ड क्वेश्चन है। और बोलो और क्या डाउट है, और बोलो बेटा और बोलो। हेलो। सर हाँ एनहाइड्रस। सर रीजन देना है सर। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन अ डेसिकेटर। सर यू डेसिकेटर क्या होता है? डेसिकेटर का मतलब क्या होता है, जो कुछ सुखा दे। ऐसा एपरेटस होता है असल में कि जब भी हमें सब्सटेंस को ड्राई करना होता है, जो डेसिकेटर का मतलब जो डेसिकेशन कॉज करवा दे। तो कैल्शियम आप बोल सकते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक तरीके से ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है। समझ रहे बात को, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है डेलिक्विसेंट की तरह यूज होगा, या फिर डेसिकेटिंग एजेंट की तरह यूज होगा, जो दूसरे सब्सटेंसेस से पानी खींच लेते हैं। जैसे सिलिका जेल हो गया, बताया था ना सिलिका जेल, कि सिलिका जेल जो हमारे नए जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स हो गए, बैग्स हो गए, शूज हो गए, उनके अंदर सिलिका जेल आता है। ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस होते हैं, नॉट प्रॉपर्ली डेलिक्विसेंट, हाइग्रोस्कोपिक ज्यादा बेटर है तो बोलो, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ये बेसिकली करते क्या है, दूसरे सब्सटेंसेस में से मॉइस्चर को बाहर खींच लेते हैं। जहां पे भी आपको मॉइस्चर खत्म करना होता है, जहां पे भी आपको मॉइस्चर खत्म करना है बिल्कुल, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स ना बचे, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो वहां पे बैड स्मेल डेवलप हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके अंदर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दो तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। राइट है। और बोलो, और बोलो बेटा, और डाउट बोलो। सर रीजन देना है सर। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज नॉट एन एसिड बट इट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव
हाइड्रोजन आयन। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 कह रहा है ये एसिड तो नहीं है, बट इसको आप अगर पानी में डालोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो आप बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, वो तो हमें दिख ही रहा है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिजल्ट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव आयन भी बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन भी बनाएगा, प्लस SO4 नेगेटिव आयन बनाएगा। तो आप बोलोगे सिंस इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, so when it is dissolved in water it liberates hydrogen ion which accounts for its acidic nature। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, ऑल्दो ये एसिड नहीं है बट ये एसिडिक सॉल्ट है, as it contains hydrogen ion, so when it is dissolved in water it furnishes or releases H positive ions which accounts for its acidic nature। ठीक है, और बोलो और बोलो और बोलो। और डाउट बोलो बेटा, और डाउट पूछो, और कुछ है पूछना है कि डन होगा डाउट्स, और हैं डाउट्स? नहीं है। सब खत्म, कवर्ड अप, नो बहुत सर। बढ़िया। तो अब बस आज का आपका टारगेट रहेगा, मैं 10 इयर्स आपके साथ शेयर करूंगा, 10 इयर्स और लगा लेना। फाइनली फिर आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से टेक्निकली एंड है। इसके बाद कल से हमें स्टार्ट करनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपना बेस बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करके रखना। मैं कल सारे क्वेश्चन में आपसे बेस के ऊपर पूछूंगा, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी बेस के ऊपर बेस्ड है, बेस के ऊपर पूरा बेस है एज इट इज, है ना, जो बेस हमने टॉपिक पढ़ा है एनालिटिकल केमिस्ट्री उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो इतना तो इसे प्रिपेयर करना, 10 इयर्स में शेयर करूंगा, 10 इयर्स भी कवर अप करना, और फिर कल से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे।